नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कौटिल्या। तो कौटिल्या से एसोसिएटेड है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एंड ये अर्थशास्त्र जो है ये बिलोंग करता है टू द ट्रेडिशन ऑफ दंड शास्त्र। दंड शास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने पनिशमेंट्स होते हैं, किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी, इन सब के बारे में इसमें मेंशन्ड है। दंड का मतलब होता है टू पनिश। सो दंड शास्त्र मीन्स अ बुक विच इज़ रिलेटेड टू लॉज रिगार्डिंग द पनिशमेंट। तो जो अर्थशास्त्र है इसकी मेन जो थीम क्या है इस बुक की, इट इज़ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है। एंड इसे कौटिल्या के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। सो इस बुक को डिस्कस करने के लिए हमें इसकी मेन आइडियाज़ को पहले समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बुक में भी, अर्थशास्त्र बुक में भी धर्मा के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड जो एक कंटिन्यूटी होती है मनु में और कौटिल्या में, ये देखने को मिली है। मनु के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए। एंड उसके बाद जब आप इस कौटिल्या की वीडियो को देखिएगा तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है इन दोनों में वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। एंड बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे कि दंड शास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि धर्मशास्त्र क्या है, दंड शास्त्र क्या है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आइडियाज़ क्या क्या है, मेन आइडियाज़ इस बुक में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इस बुक का थीम मैंने आपको बताया स्टेट क्राफ्ट है। तो इसमें अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब है मटीरियल वेलबींग। एंड कौटिल्या के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किंग का, वो क्या है? इट इज़ टू सिक्योर द मटीरियल वेलबींग ऑफ हिज पीपल। मतलब उनके वर्ड्स में अगर बोला जाए तो मटीरियल वेलबींग इज़ सुप्रीम, अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स, धर्म, काम, मोक्ष, इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल वेलबींग। तो ये कौटिल्या का कहना है कि जो मटीरियल वेलबींग का मतलब जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, एंड इसे ही अचीव करना है। उसके बाद ही धर्म है, काम है, मोक्ष है, ये आदमी अचीव कर सकता है। तो ये इनका कहना है। और अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, तो एंशियंट टाइम्स में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल वेलबींग था वो था लैंड को एक्वायर करना। क्योंकि जो लैंड है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट, एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अ स्टेट टू गो फॉर एक्वायरिंग लैंड। एंड जो नेबर्स हैं उनके लैंड को एक्वायर करना किसी भी स्टेट के लिए नेचुरल है कि वो सबसे पहले अपनी नेबर्स की लैंड को एक्वायर करेंगे। एंड इसलिए नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज़। तो ये जो है कौटिल्या ने बताया है इस बुक में कि नेबर्स जो हैं दे आर नेचुरल एनिमीज़। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसी वजह से जो स्टेट के बीच, दो स्टेट के बीच जो रिलेशन होती है, इट इज़ रिलेशन ऑफ वॉर। इसीलिए युद्ध होता है, क्योंकि जो लैंड है उसे जीतना है, हमें अपनी लैंड की टेरिटरी को बढ़ाना है, इस वजह से हम वॉर करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है ये डील करता है विद द आर्ट ऑफ वॉर। सो फाइनली अगर हम सम अप करें कि मेन आइडियाज़ क्या क्या हैं, तो वॉर हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गई, बैलेंस ऑफ पावर एंड जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो जियोपॉलिटिक्स वर्ड यूज़ की गई है, तो इस रेफरेंस में आपको बता दूँ कि जियोपॉलिटिक्स की बहुत सारी जो थ्योरीज़ हैं एंड जितने भी टेक्निक्स होते हैं किस तरीके से कंट्री या स्टेट को बिहेव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, all these things are mentioned in this book, and it is very much important that we should, in order to understand, we should have a look at this book because it has got all the strategies. So अर्थशास्त्र जो है इसे कंसिडर किया जाता है एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन जियोपॉलिटिक्स। एंड जियोपॉलिटिक्स में साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड, इसकी बात की गई है। तो दोस्तों, अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो इस कंसेप्ट में अगर हम स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माने तो ऑब्वियसली जैसा कि हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, स्टेट भी ग्रो करेगा। एंड अगर स्टेट ग्रो नहीं करता है, एक्सपैंड नहीं करता है, तो स्टेट जो है इट विल डिके, मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो जो अर्थशास्त्र है ये एक तरीके से इस बात को भी चैलेंज करता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो
इस तरीके से सोचती है कि इंडियंस के पास जो है स्ट्रैटेजिक कल्चर नहीं है, दे लैक स्ट्रैटेजिक कल्चर। तो अर्थशास्त्र इस पॉइंट को, इस थिंकिंग को चैलेंज करता है। ओके, तो दोस्तों स्क्रीन पे जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं उनका नाम है जॉर्ज तनहम। ओके, तो ये एक अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं एंड इन्होंने बोला है कि इंडियंस लैक एनी स्ट्रैटेजिक कल्चर और विजडम। ओके, तो कौटिल्या ने इन्हें गलत साबित किया है एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया हैव ओवरलुक्ड द विजडम फाउंड इन अर्थशास्त्र। ओके, लेकिन हालांकि 21st सेंचुरी से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे हिंदू राइटिस्ट पार्टी जब से पावर में आई है एंड दे हैव रीडिस्कवर्ड दी एंशंट इंडियन विजडम एंड जैसे कि ये बुक है उसको उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है एंड टू एन एक्सटेंट वी कैन से दैट यस अर्थशास्त्र इज़ being used and its wisdom is obviously used in the policy making and the policy makers are paying attention to the wisdom which is found in this book। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं अर्थशास्त्र के, जिनमें कि 6 हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, देन मंडल सिद्धांत एंड सप्तंग थ्योरी, देन सद्गुण्य नीति, 6 जो हैं गोल्ड पॉलिसीज़ हैं, 6 गोल्ड पॉलिसीज़ एंड देन 4 उपायस एंड टाइप्स ऑफ वॉर। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज से, जो सबसे पहला प्रोमिनेंट आइडिया है। तो कौटिल्या जो है वो कहते हैं कि जो 2 स्टेट होती है उनके बीच जो रिलेशन होती है वो रिलेशन होती है वॉर की एंड इसमें जो जीतता है ही इज़ कॉल्ड एज द लॉयन, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉयन प्रिवेल्स, जैसा कि ये नेचुरल फैक्ट है। एंड देन कौटिल्या जो है वो बहुत ही एक रियलिस्ट थिंकर हैं एंड ही इज़ नॉट आइडियलिस्ट एंड उनका मानना है कि इंटर स्टेट रिलेशन जो होती है इट इज़ मेनली फॉर द स्ट्रगल ऑफ पावर। ओके, स्ट्रगल फॉर पावर। तो अब अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे जो कंट्रीज़ compete करती हैं इट इज़ मेनली फॉर बिकमिंग दी मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंट्री, मोस्ट डोमिनेंट कंट्री, जिसे कि हम सुपर पावर भी कहते हैं। सो वी कैन रिलेट टू दिस थिंग एंड इट इज़ प्रेजेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एज वेल दैट देयर इज़ स्ट्रगल फॉर पावर। एंड इसके बाद ये कहते हैं कि जो नेशन है, जो नेशंस है मेनली वो या तो युद्ध कर रहे होते हैं या फिर युद्ध की तैयारी में होते हैं। तो अभी हम लोग युद्ध तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वी आर इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉर। वी कैन नॉट से कि कब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होगी, बिकॉज देयर आर सो मैनी इश्यूज़ एंड द रेस फॉर बिकमिंग द सुपर पावर। ओके, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी की एडवांसमेंट हो रही है। तो जो इस रेस में पीछे रहेगा ऑब्वियसली वो कंट्री कहीं ना कहीं हार जाएगा। सो ऑब्वियसली वी आर इन दी स्टेट ऑफ प्रिपरेशन फॉर वॉर एंड इस वजह से इस सिचुएशन में एक स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, इट कैन रिलाई ओनली ऑन पावर, मतलब उसके पास कितना पावर है। अगर उसकी पावर जो है वो ज़्यादा है तो बाकी कंट्रीज़ जो है दे विल बी अवेयर ऑफ इट एंड ये एक्ट करेगा एज अ डेटरेंट एंड इफ़ स्टेट इज़ वीक देन ऑब्वियसली देयर इज़ हाई चांस कि वो स्टेट जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो कौटिल्या जो है ही बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। ओके, ये रियलिस्ट हैं एंड साथ ही यहाँ पे वर्ड है ऑफेंसिव, मतलब ये डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव है, क्योंकि जो ऑफेंस है इट इज़ द बेस्ट डिफेंस, इनका ये कहना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रोमिनेंट आइडिया, स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज़। एंड अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वन, इट इज़ द मंडल सिद्धांत। तो दोस्तों मंडल सिद्धांत जो है ये भी बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माने तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इट ग्रोज। ओके, तो इस वजह से जो स्टेट है वो भी ग्रो करेगा, इट विल एक्सपैंड एंड जो स्टेट्स होते हैं दे आर एक्सपेंशनिस्ट बाय नेचर। तो एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो राजा धर्म होता था उसे मेनली हम क्षत्रिय धर्म भी कह सकते हैं एंड ये क्या था, इट वॉज वॉर। तो राजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो उससे पहले कोरोनेशन सेरेमनी होती थी एंड राज तिलक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, एंड इसके बाद ही वो युद्ध करते थे। तो एंशियंट इंडिया में ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस थे जिसमें कि डिफरेंट यज्ञ किए जाते थे, जैसे अश्वमेधा यज्ञ हो गया या फिर राजसूया यज्ञ हो गया, जो कि विक्ट्री के बाद की जाती थी। तो कौटिल्या के अकॉर्डिंग जो राजा होते हैं वो लोग को बहुत इच्छा होती है, दे हैव द आर्डेंट डिज़ायर टू बिकम चक्रवर्ती सम्राट
एंड इस वजह से किंग को एड्रेस किया जाता है एज विजिगीशु, ओके, वन हु एस्पायर्स फॉर विक्ट्री, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी स्टेट के राजा की बात करें तो उनका मेन काम क्या है, इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ मटीरियल वेलबींग। उसके बाद ही जो है बाकी सारे गोल्स जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। तो कोई भी दो स्टेट के अगर राजा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करें, एंड इस वजह से नेबर्स जो है वो नेचुरल एनिमी बन जाते हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस कंटेक्स्ट में है, इट इज़ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो इस कंटेक्स्ट में इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम हैव आई ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सो एज पर मंडल सिद्धांत, एनिमीज नेबर बिकम्स अ नेचुरल फ्रेंड, ठीक है, एंड प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया अफगानिस्तान आर नेचुरल एलीज, ओके। तो मैंने यहाँ पे बात की है, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों की नज़र है जम्मू एंड कश्मीर पे, ओके। इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती है, इंडिया की चाइना से नहीं बनती है, पाकिस्तान एंड चाइना विल बिकम natural allies, okay. So this is how we can relate to the theories of Arthashastra to the present times.